हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS पर। दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूं उन सभी छात्रों के लिए जो 2025, 2026 या 2027 में अपनी तैयारी को अंतिम स्टेज तक ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो सफलता हासिल करें। तो उस संदर्भ में इतिहास हमारे जीएस का और ऑप्शनल सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो आज मैं चर्चा करूंगा विश्व इतिहास को लेकर के कि विश्व इतिहास कैसे पढ़ा जाए। मैं ये भी चर्चा करूंगा कि विश्व इतिहास के कौन कौन से टॉपिक हैं, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए और इसके सोर्स क्या होंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके चर्चा करूंगा, जिससे कि आप लोगों को सही तरीके से सही नॉलेज आप लोगों को मिल सके। ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये विश्व इतिहास का सिलेबस है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं सभी लोगों के साथ में। वो जरूर ध्यान दीजिएगा कि हमारे जो सिलेबस है, चाहे वो इतिहास जीएस का हो या ऑप्शनल सब्जेक्ट का, ध्यान रखिएगा, उसमें जो इतिहास का जो पोर्शन है उसमें आपका भारतीय इतिहास भी है, भारतीय इतिहास, और दूसरी तरफ आपका विश्व इतिहास भी है। ठीक है ना। भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास दोनों टॉपिक हैं, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं कि भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास में दोनों में क्या क्या अंतर है, क्या क्या चीजें हैं। अगर आप देखेंगे तो इतिहास के 3 कालखंड हैं, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक। ये 3 पोर्शन हैं और ये तीनों पोर्शन जीएस में भी हैं, प्रारंभिक परीक्षा में भी है, मुख्य परीक्षा में भी है, और इतिहास वैकल्पिक विषय का जो सिलेबस है उसमें भी है। ठीक है ना। कॉमन टॉपिक है दोनों में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विश्व इतिहास जैसे आपका भारतीय इतिहास है दोस्तों, उसी तरीके से विश्व इतिहास के भी 3 पार्ट हैं, प्राचीन विश्व इतिहास, मध्यकालीन विश्व इतिहास और आधुनिक विश्व इतिहास। आधुनिक विश्व इतिहास। आपको अब बात आती है कि बहुत सारे छात्रों को नहीं पता कि उन्हें विश्व इतिहास में क्या पढ़ना है। यह तो हमें पूरा पढ़ना है, पूरा का पूरा कंप्लीट स्टडी करनी ही है। ये रहे, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है पूरा। जीएस और ऑप्शनल दोनों का सेम पार्ट है। इसलिए मैं बार बार कहता भी हूं कि इतिहास वैकल्पिक विषय लीजिए मत लीजिए, हिस्ट्री आपको उससे ज्यादा पढ़नी पड़ेगी, ऑप्शनल से ज्यादा पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना। क्यों? सिलेबस दोनों का 100% सेम है। अदर सब्जेक्ट का 100% हो या ना हो, लेकिन जीएस का और हिस्ट्री ऑप्शनल का दोनों का 100% सेम है। विश्व इतिहास में एक चीज ध्यान रखना, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन विश्व का इतिहास हमें नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस में नहीं है, ना जीएस में और ना ही ऑप्शनल में। मध्यकालीन इतिहास भी नहीं पढ़ना है, यह भी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में है केवल और केवल आधुनिक विश्व इतिहास, यानी कि 1453 के बाद जब पुनर्जागरण यूरोप में होता है या तुर्की मुस्लिम जो आपके कुस्तुनतुनिया पर अटैक कर देते हैं और उसको जीत लेते हैं, तो भारत की तरफ, एशिया की तरफ आने के यूरोपीय लोगों के स्थल मार्ग को रोक देते हैं, तो यहीं से फिर यूरोप में एक पुनर्जागरण की क्रांति होती है। वहां से शुरू होती है आपके आधुनिक विश्व इतिहास की कहानी। तो पहली बात तो यह है कि हमें इसको पढ़ना है। यह हमारा क्या है, टॉपिक है जिसको आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। ये दोनों नहीं पढ़ने और ये पढ़ना है, और इन दोनों के जो टॉपिक हैं, सिलेबस है, वो ध्यान रखना, वो दोनों का जीएस का ऑप्शनल का दोनों का सेम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि विश्व इतिहास यानी कि आधुनिक विश्व इतिहास में कहां से शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, वो हम देखते हैं।
विश्व इतिहास, आधुनिक विश्व इतिहास का जो सिलेबस है दोस्तों, ये ऑप्शनल का सिलेबस है जो मैं आपको बता रहा हूं। प्रबोधन और आधुनिक विचार, आधुनिक राजनीति, औद्योगिकरण, राष्ट्र राज्य प्रणाली, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, क्रांति प्रतिक्रांति, विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का दुनिया, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति, औपनिवेशीकरण और आपका अल्प विकास, यूरोप का एकीकरण, सोवियत संघ का विघटन और एक ध्रुवीय विश्व यानी कि अमेरिका का उदय। ये मोटे मोटे टॉपिक हैं, लेकिन हकीकत में अब मैं आपको जो बात करूं तो वो आप समझ लीजिएगा। ये आपके देखने के लिए टॉपिक हैं, लेकिन आपके आधुनिक विश्व इतिहास की जो शुरुआत होती है दोस्तों, वो शुरू होती है आपके पुनर्जागरण से। ठीक है, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण जो यूरोप में सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विकास हुआ, उसके बारे में आपको बताती है कि सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, वैज्ञानिक स्तर पर जो विकास हुआ लोगों का, उसको इसमें समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है ना। दूसरा टॉपिक आता है इसमें वाणिज्यिक क्रांति। वाणिज्यिक क्रांति का टॉपिक, जिसमें यूरोप में दो चीजें होती हैं। एक आपका राजतंत्र का विकास होता है, राजतंत्र यानी कि राजा का विकास होता है, और दूसरा आर्थिक विकास पर, इसमें विशेष तौर पर चर्चा की गई है आर्थिक विकास पर। आर्थिक विकास यानी कि पूंजीवाद की अवधारणा की शुरुआत, दूसरे देशों पर औपनिवेशिक शासन की शुरुआत प्रॉपर तरीके से। ये दोनों का समय लगभग थोड़ा सा 10-20 साल का ऊपर नीचे है, इसी समय से शुरू हुआ। क्योंकि पुनर्जागरण काल में दोस्तों जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल की गई, जो नए विज्ञान की खोज हुई, उससे नई नई तकनीकें विकसित हुई, उसी ने भौगोलिक क्रांति को बढ़ावा दिया था, भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया। और भौगोलिक खोजों ने दूसरे नए मार्ग खोजे, अमेरिका की खोज कर दी, ब्राजील, कनाडा, नीचे के देश, भारत आने का समुद्री मार्ग, ये सब नए देश आपके सामने खुल के सामने आ गए। भारत का नया रास्ता खुल के सामने आ गया। तो इस तरीके से यूरोप की बहुत सारे लोग, व्यापारी वगैरह जो लोग हैं, मसाले का व्यापार करने, या बहुत सारे ऐसे लोग जो चाहते थे कि दूसरी दुनिया की खोज हुई है तो उस पर कब्जा करने के लिए जाना शुरू कर दिए, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और भी हो। तो वाणिज्य क्रांति ने उस आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया कि चलो भौगोलिक खोज हो चुकी, अब वहां पर जाकर के कंपनियों के माध्यम से अपना व्यापार करने की कोशिश की जाएगी। वरना पुनर्जागरण की शुरुआत तो इटली में 1453 के आसपास हुई, लेकिन भारत में यूरोपीय ब्रिटिश कंपनी कब आती है? सन 1600 में, 1600 के बाद आती है कि नहीं? तो ये हुआ। और जब इसकी वजह से मध्य वर्ग यानी कि व्यापारी वर्ग मजबूत हुआ, राजतंत्र ताकतवर हुआ, तो इन्होंने दोनों ने मिल करके औपनिवेशिक शासन यानी कि दूसरे देशों को जीत करके उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, जिसे हम कहते हैं औपनिवेशिक व्यवस्था की शुरुआत। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद वहां पर। और जब यह हुआ, इससे लोगों को सोचिएगा पैसा मिला, सारी चीजें मिली और मध्य वर्ग मजबूत हुआ, तो उसने एक तीसरा प्रहार और किया था, वहां पर तीसरा सुधार और किया था, जिसे कहते हैं धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन। यह राजतंत्र सोचिएगा उस समय चर्च और पोप के अधीन है, राजा भी। पूरे इंग्लैंड में, पूरे यूरोप में कैथोलिक धर्म का, कैथोलिक चर्च का बड़ा प्रभाव है और वो भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। उसमें बहुत सारी बीमारियां आ चुकी हैं, बहुत सारी समस्याएं आ चुकी हैं, लेकिन वो इतना ताकतवर है कि उसकी गलत नीतियों के खिलाफ भी कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राजतंत्र भी चाहता है कि वो इसके प्रभाव से मुक्त हो, क्योंकि ताकतवर तो हो ही रहा है, पैसा मिल रहा है उसको। आर्थिक स्तर पर आपका मध्यवर्ग मजबूत हो रहा है, वो भी नहीं चाहता है कि
धर्म का प्रभाव इतना ज्यादा हो, क्योंकि ये कुछ करता धरता तो है नहीं। हां, ईश्वर होना चाहिए, वो इसके खिलाफ नहीं है, ईश्वर के समर्थन में है, लेकिन धर्म के अंदर आई हुई बुराइयों के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि ये उसके माध्यम से जनता का शोषण करते हैं, और जनता का जब शोषण होगा तो समझ लीजिए एक अच्छे बाजार का विकास कभी नहीं हो सकता। यह मध्य वर्ग की सोच है। इसलिए धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई, और इसको शुरू करने वाला था मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर, जिसने अपने चर्च के खिलाफ ही विद्रोह खड़ा कर दिया, और धीरे धीरे उसके जो विरोध की बातें हैं वो पूरे जर्मनी में और धीरे धीरे सनह पूरे यूरोप में फैलने लगी, और उसको जनता ने, राजाओं ने, सब लोगों ने संरक्षण देना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ, कैथोलिक धर्म के खिलाफ प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत। और जब यह हुआ तो इसने धर्म में सुधार किया। तो अब आप देखिएगा, यहां पर सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक प्रगति है, यहां पर आर्थिक प्रगति है, राजतंत्र का विकास है, या धार्मिक सुधार है। चौथी जो घटना होती है इसके बाद में, ये एक ही पार्ट है, इसी का एक हिस्सा है, और वो कहलाता है प्रबोधन। और प्रबोधन ये राजतंत्र के खिलाफ, राजतंत्र के विरुद्ध गणतंत्र और जनतंत्र की शुरुआत है यहां से। यानी कि जब इंसान ने धर्म के खिलाफ बोल करके इतनी ताकत, उतनी क्षमता हासिल कर ली, तो फिर वो राजा के खिलाफ भी खड़ा हो गया, क्योंकि राजा एक निरंकुश राजा है, शक्तिशाली है, और शक्तिशाली और निरंकुश राजा जब होगा तो डेफिनेटली वो किसी को, मानव को स्वतंत्र नहीं रहने देगा, उनके हक, उनके अधिकार उनको नहीं देगा, क्योंकि उसके पास सारी शक्तियां होंगी, जैसे विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, न्यायपालिका शक्ति, सब कुछ उसके हाथ में होगा। इसीलिए प्रबोधन युग के जो विचारक आए, उन लोगों ने उनकी सारी चीजों का विरोध किया, चाहे वो रूसो हो, कांट हो, एडम स्मिथ हो, और भी बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने निरंकुश राजतंत्र का विरोध किया, गणतंत्र और जनतंत्र का समर्थन किया। बोले कि निर्वाचित व्यक्ति होना चाहिए, हमारे समुदाय में से हम लोगों के द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। और ये इन सब के पीछे कौन है? इन सब के पीछे है वो मध्य वर्ग, व्यापारिक वर्ग, जो बुद्धिजीवी है, जो चाहता है कि हम अपने शासक को खुद चुने, वो हमारे लिए काम करे। इसलिए वो मानव स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो तर्क की बात करते हैं, खुली अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, गणतंत्र की बात करते हैं, जनतंत्र की बात करते हैं, रूढ़िवादिता की बात नहीं करते। और इस तरीके से प्रबोधन का मतलब ही होता है दोस्तों, प्रबुद्ध होना, प्रकाशमान होना, बुद्धिमान होना, ज्ञान की प्राप्ति होना, ज्ञानोदय होना। इसी का नाम है एनलाइटनमेंट, प्रबोधन, प्रबुद्ध होना। और जब ये हुआ तो इसी से ही जब इन्होंने राजनीतिक स्तर पर नए सिद्धांत शुरू हुए, तो यहीं से विचार हुए, आधुनिक राजनीति की शुरुआत हुई। आधुनिक राजनीति की शुरुआत। यही है आधुनिक राजनीति की शुरुआत। और इसी आधुनिक राजनीति ने, सोचिएगा, अमेरिका में, और इसी आधुनिक राजनीति ने फ्रांस में, इन दोनों जगह पर क्रांति कर दी। इसी आधुनिक राजनीति ने क्या कर दी? अमेरिका में क्रांति कर दी। अपने, जिस अमेरिका को इंग्लैंड ने बसाया, उसी के लोगों ने अपने ही देश के खिलाफ क्रांति कर दी। बोले हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, या तो हमें बराबर का हक दो, या फिर
हम अपना हक अलग लेकर के रहेंगे। और जब अमेरिका में क्रांति हो गई तो उसी से फिर वहां फ्रांस की जनता ने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया, फ्रांसीसी क्रांति हो गई। और जब ये सारी चीजें हुई, उससे पहले ही जब ये सारी चीजें हो रही थी, प्रबोधन का युग चल रहा था, धर्म सुधार आंदोलन चल रहे थे, उस समय इंग्लैंड के राजा ने बहुत समझदारी का काम किया था और अपने सारे अधिकार निर्वाचित सरकार को दे दिए कि भैया जनता अपना सरकार चुन ले और मैं उसको सारे अधिकार दे रहा हूं, मैं केवल नाम मात्र का हूं। उसने भविष्य देख लिया, इसलिए इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति हुई। निर्वाचित सारे सरकार को सारे अधिकार, सारे हक दे दिए गए। इस तरीके से और इंग्लैंड बिना कुछ कहे ही बहुत पहले ही एक तरीके से गणतंत्रात्मक, प्रजातंत्रात्मक राजनीति में प्रवेश कर गया। नाम के लिए राजातंत्र रह गया और वो आज भी है। इसलिए सबसे ज्यादा सर्वाइवल मोनार्की वहीं पर है, क्योंकि वो नाम मात्र की है। इसलिए और जब इंग्लैंड ने ये सब कर लिया तो फिर इंग्लैंड में पुनर्जागरण हो ही चुका था, वाणिज्यिक क्रांति हो ही चुकी थी, धर्म सुधार हो ही चुका था। प्रबोधन युग के विचार उसके खिलाफ गए नहीं, क्योंकि उसने पहले ही सरेंडर कर दिया था, सारी चीजें कर दी। तो वहां का माहौल खुला हुआ, सारी चीजें खुली हुई। तो इसकी वजह से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई। भारत जैसा उपनिवेश उसके पास था ही, औद्योगिक क्रांति उसमें हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन केवल इंग्लैंड में नहीं हुआ, उसके बाद धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों में भी फैल गया। जर्मनी में, इटली में, अमेरिका में, जापान में, यानी कि एशिया में पहुंच करके, अमेरिका में पहुंच करके वहां पर भी पहुंच गया। और जब ये सारी चीजें होने लगी तो उसके बाद शुरू हुआ आपका राष्ट्र राज्य प्रणाली, एक राष्ट्र बनना, इसी प्रबोधन के युग के माध्यम से कि भाई अपना गणतंत्र, अपना देश, अपनी व्यवस्था, तो सारे राज्य मिलकर के एक राष्ट्र बनाइए। और इसी ने इटली और जर्मनी का एकीकरण कर दिया। अब हम सब लोग मिलकर के अपना एक राष्ट्र बनाएंगे। तो छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर के अपना एक राष्ट्र बनाना शुरू कर दिया। यही था वो इटली और जर्मनी का एकीकरण। और जब इटली और जर्मनी का एकीकरण हो गया, बड़े राज्य बन गए और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही गया, तो फिर इंग्लैंड ने दूसरे देशों पर जो कब्जा किया हुआ था उसको तो उसका लाभ मिल रहा है। और इटली जर्मनी के एकीकरण के बाद औद्योगिकरण हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, उनको भी अपना माल बेचने के लिए बाजार चाहिए, उनको भी कच्चे माल का स्रोत चाहिए। तो बस इटली और जर्मनी कूद गया किसमें, विश्व व्यापार में, उपनिवेशवाद में, दूसरे देशों पर कब्जा करने में। तो यहीं से शुरुआत होती है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की। और यहीं से फिर इन लोगों में लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। इंग्लैंड में, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, इन सभी में लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, संघर्ष शुरू होता है। और ये संघर्ष ही आधार बन जाता है किसका, विश्व युद्ध का, पहला और दूसरा विश्व युद्ध। पहले विश्व युद्ध का यही आधार बनता है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा कि विश्व इतिहास सही मायने में एक कहानी है, एक सीक्वेंस है। नाम थोड़े से भारत से अलग हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा लोगों को अलग लगता है, लेकिन एक कंसेप्चुअल हिस्ट्री है कि कैसे कैसे कौन कौन सी घटनाएं हुई, किस तरीके से घटनाएं हुई, क्या हुआ, किसके पीछे क्या हुआ। इस तरीके से कहानी के तौर पर इसको पढ़ते जाइए, डेफिनेटली आपके दिमाग में इतिहास घुस जाएगा। और इसमें कोई फैक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, नो फैक्ट्स, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, सिंपल सा अपना काम करना है कहानी के तौर पर। यही आपको जीएस में करना है, यही आपको
इसमें करना है, ऑप्शनल में। और एक चीज आपको और बता दूं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जीएस की हिस्ट्री जो इतिहास है, जीएस के इतिहास में आपको प्री में आपको दो चीजें पढ़नी है, कंसेप्ट और फैक्ट्स। फैक्ट, कंसेप्ट और फैक्ट, ठीक है ना, ये दोनों पढ़ने हैं। और मेंस में पढ़ना है ओनली कंसेप्ट, ठीक है। और ऑप्शनल में पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ मेंस वाला जो टॉपिक है उसमें ओनली कंसेप्ट, और कोई भी एक भी टॉपिक बिल्कुल अलग नहीं है, कहानी के तौर पर है। तो ये जो टॉपिक है यही सेम टॉपिक ये रहा, इतना ही करना है। अगर आपने रियली में जीएस का इतिहास पढ़ लिया है तो उसमें से 10 से 20% थोड़ी गहराई के साथ विश्लेषण करना है, सिर्फ, और कुछ नहीं चाहिए। टॉपिक वही है, थोड़ी गहराई के साथ पढ़ना है। ये वाला पोर्शन आपको पढ़ना ही नहीं है। अब बता दीजिए मुझे, ऑप्शनल का सिलेबस ज्यादा है या जीएस का सिलेबस ज्यादा है? ऑप्शनल से जीएस तैयार होगा या जीएस से ऑप्शनल तैयार हो जाएगा? थोड़ी सी मेहनत और हो जाए तो हमें फैक्ट तो पढ़ना ही नहीं है माय डियर, नो रीड फैक्ट, केवल इतने पोर्शन से, और एक भी टॉपिक कम या ज्यादा नहीं है। जबकि अदर सब्जेक्ट्स में आप देखेंगे, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या कोई अदर सब्जेक्ट हो, उसमें आपको कम से कम 1/3 सिलेबस और हो सकता है 50% सिलेबस अलग मिले। इतिहास में आपको सिलेबस बिल्कुल अलग नहीं मिलेगा, 100% कॉमन सिलेबस है। इसलिए मैं कहता हूं कि हिस्ट्री ऑप्शन लीजिए मत लीजिए, जीएस में उससे ज्यादा पढ़नी पड़ेगी। और जब जीएस में उससे ज्यादा पढ़ना है तो हिस्ट्री ऑप्शनल क्यों नहीं ले लेना है, क्यों ना तैयार करें उसी से। और जीएस के जो मेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं वो एडवांस लेवल पर आ रहे हैं, ऑप्शनल के लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो फिर आप खुद डिसाइड कर लीजिए। कहानी के तौर पर पढ़ते हुए जीएस के सिलेबस से ही बस 10 से 20% जो पढ़ना है वो गहराई के साथ, गहराई के विश्लेषण के साथ पढ़ना है, जो आपके जीएस में संभव नहीं है। इसलिए जीएस में नंबर नहीं आते। तो ऑप्शनल की तरह पढ़ के जाइए और जीएस में नंबर उठाइए। बस केवल फैक्चुअल पोर्शन आपको अलग से पढ़ना है, अब काम हो जाएगा। और बढ़िया तरीके से जीएस में भी नंबर आएंगे और ऑप्शनल में भी नंबर आएंगे डेफिनेटली। और कहां दिमाग में बिल्कुल एक सिंपल सी कहानी के तौर पर उसको दिमाग में सेट कर लीजिए, लिख के आइए, नंबर यूं आएंगे, मैं डैम श्योर बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से आप चाहते हैं तो आप लोग अभी मेरे साथ 2025, 2026, 2027 किसी भी बैच के लिए आप हमारा दिसंबर बैच मेरे साथ ज्वाइन करिए। और 24 तारीख तक इसमें एडमिशन लेने की अंतिम तिथि है। और डेली दोपहर में 1 बजे क्लास होती है, जिस समय सब लोग खा पी करके आराम करना पसंद करते हैं, उस समय अपना ऑप्शनल निपटा दीजिए। 2.5 घंटे की क्लास होती है, आराम से उसको पढ़िए, तैयार कर लीजिए। और इसमें एम के लाइव कोड यूज करेंगे तो घर बैठे आपको 14,999 रुपए में ये कोर्स मिल जाएगा मात्र, जिसमें आपको मैं क्रक्स प्रोवाइड कराऊंगा, यानी कि मैटर प्रोवाइड कराऊंगा। मैं क्लास में ही सारी चीजें नोट कराता हूं, क्लास रहेंगी और टेस्ट सीरीज रहेगी, वो इंक्लूड है इसमें, ठीक है ना। और आपकी वैलिडिटी कम से कम 1.5 से लेकर 2 साल तक की वैलिडिटी है। और मेरे साथ तब तक आप रहेंगे जब तक आपका प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप से, पर्सनल नंबर से, हर तरीके से। और मैं आपके साथ तब तक आपके लिए मेहनत करूंगा जिससे कि आप लोगों के मार्क्स उस लेवल पर ना आ जाएं। और दोस्तों, ये बैच जो स्टार्ट हुआ, जस्ट 1 क्लास हुई है और ये क्लास अभी विश्व इतिहास से शुरू हो रही है। जस्ट अभी प्रबोधन वाला टॉपिक अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है, फर्स्ट टॉपिक। तो जल्दी कीजिए, इस बैच को ज्वाइन कीजिए और अपने मार्क्स को इंप्रूव कीजिए मेरे साथ, यानी कि मनोज सर के साथ, ठीक है ना। कोड MK लाइव लगाना भूलिएगा मत। ये मेरा टेलीग्राम कॉन्टैक्ट डिटेल है, ये रहा बारकोड, इसको आप लोग
स्कैन करके मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर है। टेलीग्राम या व्हाट्सएप, कॉल नहीं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी डाउट होता है, आई एम ऑलवेज विद यू। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।